बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम माजरत के साथ और मैं हूं जवाद कमाल। पीडीएम का लाहौर जलसा, एज पर पीडीएम लीडर स्टेटमेंट के लाहौर जलसा हुकूमत का के खिलाफ आखिरी धक्का होगा। क्या कोई मार्का सर हो गया? क्या वाकई में लाहौरियों ने जितनी उनसे एक मोमेंटम बनाया गया था मरीम नवाज साहिबा की जानिब से कि लाहौरियों पर जिम्मेदारी आयद हो गई है हुकूमत के खात्मे के लिए, अपनी जिम्मेदारी पीडीएम के लिए जिम्मेदारी पूरी की या नहीं की? क्या रहनुमाओं की पीडीएम के स्टेज से तकारीर बदली, कुछ नई तकारीर हुई, कुछ नए ऐलानात हुए या नहीं हुए? और पीडीएम की अब अगली मूव क्या होगी? और लाहौर जलसे के बाद खास तौर पर पीडीएम क्या हुकूमत की मुज़ाकरात की दावत पर गौर करने जा रही है या फिर वो अपनी एहतजाज धरनों और इसी तरह की जो पॉलिटिक्स है इसको आगे बढ़ाएंगे हुकूमत को मजीद टफ टाइम देने के हवाले से? और हुकूमत किस हद तक लाहौर जलसे से परेशान हुई या नहीं हुई, या फिर ओवरऑल जो अपोजिशन की मूवमेंट थी गुजरांवाला, कराची, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, उसके बाद में अब लाहौर का जलसा, ये किस तरह अपोजिशन की तहरीक रही, ये मूवमेंट कैसी रही है और अवाम ने किस हद तक जलसों के जरिए पीडीएम का, अपोजिशन की 11 जमातों का किस हद तक साथ दिया है? एनआरओ की बातें मुसलसल हो रही हैं। अब एनआरओ, अपोजिशन कह रही है वो हुकूमत को नहीं देगी, क्या कौन किसको एनआरओ देगा? इसको प्रोग्राम में डिस्कस कर लेते हैं। और एक अहम मुलाकात कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होने जा रही है कल। इस मुलाकात में क्या डिस्कस होगा? क्या ऐसे मामलात हैं जो मरीम नवाज साहिबा से डिस्कस नहीं हो सकते, जिनके लिए शहबाज शरीफ साहब से बिलावल भुट्टो साहब मिलने जा रहे हैं? और अपोजिशन ये कह रही है कि हुकूमत को घर भेजेंगे, तो कैसे ये अभी भी तय नहीं हो सका है? इस पर प्रोग्राम में बात कर लेते हैं। हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार कमर चीमा साहब ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। मुबशिर बुखारी साहब भी सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे साथ स्काइप पर ही मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त प्रोग्राम में हमारे लिए निकालने के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गुल असगर खान हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया सर। मैं कमर चीमा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, कितना परेशान कर दिया लाहौर जलसे ने हुकूमत को? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं है, जितनी उम्मीदें थी, उतना बड़ा जलसा तो नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी थी कि रोको ना, जैसे मुल्तान में रोकते रहे या गुजरांवाला में रोकते रहे, और उल्टा बजाय इसके कि वो जो है ऑपोज़िशन के ऊपर वज़न आता, वो हुकूमत के ऊपर ही प्रेशर आता था कि आप रोकते हैं तो जलसे बड़े नहीं हो रहे या मामलात खराब हो रहे हैं। सो किसी हद तक लाहौर शहर, जो कि पीएमएलएन का गढ़ है और काफ़ी सीटें भी लाहौर से जीते हैं, और बल्कि ये पूरा इलाका फैसलाबाद, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला, ये सारे के सारे इलाकों में पीएमएलएन की का कंट्रोल है। तो जो जलसे की पोजीशन देखी जाए तो लोग नहीं आए, या तो कोविड-19 की वजह है, या मुझे ऐसे भी लगता है कि शायद मरियम नवाज जो हैं वो क्योंकि अपने आप को एक लीडर मनवा रही हैं और काफ़ी हद तक वो कामयाब हो चुकी हैं। तो जो टियर 2 है, जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बाद की लीडरशिप है, वो इतनी खुश नहीं लग रही मरियम नवाज की इस पॉलिटिक्स से। और वो मरियम नवाज खुद भी कह चुकी हैं कि मेरा और नवाज शरीफ का बयानिया का बोझ हर कोई बंदा नहीं उठा सकता। तो भले जितने भी लीडर हैं, शायद उनकी वजह से उनकी तरफ से भी कोई इतनी एक्टिव पोजीशन नहीं दिखाई गई। गो के मरियम बहुत देर रैलीज करती रही लाहौर में, लोगों को कन्विंस करने के लिए, और दावतनामे देती रही और पूरे इलाके में। सो मेरा ख्याल है इतना बड़ा जलसा करना मुश्किल नहीं था। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि पीएमएलएन बैठ के ये सोचेगी जरूर कि ये उनके साथ हुआ क्या है, पहली बात। और दूसरी बात, इससे हुकूमत को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये जैसे ही जलसा खत्म होगा, आप देखिएगा कि लोग जो हैं, हुकूमत जो है, वो ये बातें करेगी और कहेगी कि इनके पास तो बंदे ही कोई नहीं है, ये इस्लामाबाद लेके किसको आएंगे। सो ऑपोजिशन को ज्यादा और काम करना पड़ेगा, और ऑपोजिशन को आप मुत्तफिक ज्यादा है फिरदौस वोट आशिक अवान साहिबा के इस बयान से जिसमें उन्होंने कहा था कि लाहौर जलसा अपोजिशन के ताबूत में आखिरी कील होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि ये इतनी बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं, इस तरह बातें कर देना, स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती। लेकिन बहरहाल एक सेटबैक नजर आ रहा है। इनको सोचना पड़ेगा कि अगर किसी शहर में इस तरह जा रहे हैं, तो बाकी सियासी जमातों के भी तो वर्कर्स होते हैं, तो क्या कैसे वर्कर्स को मोबिलाइज करना। और मेरा ख्याल है लाहौर के लोगों ने शायद उस तरह पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान और जो बाकी सियासी जमातें हैं, उनको भी एक्सेप्ट उस तरह नहीं किया। शायद ये वजह है कि रच कम है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो पीएमएलएन अकेला जलसा करे तो लाहौर तो गढ़ समझा जाता है पीएमएलएन का, तो बंदे इकट्ठे करना तो काम ही कोई नहीं है। सो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं इंटरनल प्रॉब्लम है। जो सेकंड ईयर पीएमएलएन की लीडरशिप है, उसने आप नाकाम जलसा इस जो कहेंगे इसे चीमा बयानिया है साहब? मरियम नवाज का।
आप समझते हैं जलसा नाकाम था आज का? नहीं, मैं इसको नाकाम तो नहीं कहूंगा, लेकिन जितना पावर शो हो सकता था उतना नहीं है। मुबशिर बुखारी साहब, आप अपोजिशन के लाहौर के जलसे को कितना रेट करेंगे? जिस तरह एक मरियम नवाज साहिबा की तरफ से पूरा पिछले 10 से 12 दिन से एक मोमेंटम बनाया गया था, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जा रही थी लोगों को इकट्ठा करने के लिए, क्या लोग उनकी तवक्को के मुताबिक आए? टारगेट अचीव कर लिया लाहौर जलसे में जो दावे थे अपोजिशन के, या ये हुकूमत को ये आखिरी धक्का होगा ये जलसा? चूंकि मैं लाहौर में बैठा हूं और मैं विटनेस कर रहा हूं, और चूंकि मैंने इसको रिपोर्ट भी करना है, इसलिए मैं ऑन ग्राउंड एक सहाफियाना जो है जी जी। जो आप देखते हैं वही रिपोर्ट करते हैं। तो ईमानदारी से मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये एक इंतहाई अच्छा शो था। अच्छा। और अगरचे हम तो वो एक मेमथ गैदरिंग का हम वो एक्सपेक्टेशन हर जलसे से लगा लेते हैं, उसके लिए आपको बड़ी महीनों प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके बाद जाके वैसी गैदरिंग होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक इंतहाई इम्प्रेसिव शो है, और इसमें कैमरा जो है वो आपको वो तादाद नहीं दिखा रहा जो ग्राउंड के बाहर है, और वो आपको कैमरा वो भी नहीं दिखा सकता जो बहुत सारे काफिले जो थे वो अभी रास्ते में, और अब शायद वो इधर पहुंच भी ना पाए क्योंकि ट्रैफिक जैम हो चुका है अतराफ में चारों तरफ। ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं इसके अतराफ में 3 सड़कें हैं जो यू शेप बनाती, वो फील्ड थी, और उसके अलावा जो फ्लाईओवर वगैरह हैं वहाँ पे एक तरफ से तो ट्रैफिक का जो फ्लो है वो चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल बंद है, और उसके ऊपर सैकड़ों लोग, हजारों लोग जो खड़े होके वो जलसे सुन रहे हैं। यहाँ तक के कुछ मंचलों को देखा गया कि दरख्तों पे भी चढ़ के वो अपने लीडर्स को देख रहे थे। इसलिए मैं इसको एक अच्छा शो कहूंगा। जहां तक आपने सवाल किया कि पीडीएम ने अपना टारगेट अचीव किया, तो पीडीएम अपने, मेरा ख्याल है कि प्रीवियस जलसों से अपना टारगेट गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर लाने का वो अचीव कर चुकी है। यही वजह है कि इमरान खान साहब ने जो रिसेंट मुलाकातें की एडिटर्स के साथ और कॉलमनिस्ट के साथ, उसमें उन्होंने नेगोशिएशंस की बात की जो उससे पहले वो नहीं कर रहे थे। अब जब से पीडीएम सड़कों पे निकली है, खान साहब के एटीट्यूड में थोड़ी सी तब्दीली, या जिसे लचक कहते हैं, वो आई है। तो ये भी एक सक्सेस के तौर पे ही देखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर जो पहले बात करने के हक में बिल्कुल नहीं थे, वो अब बात करने को तैयार हैं। और हाँ, वो एक खास एजेंडे के तहत बात करने को तैयार हैं, लेकिन पहले ये तैयारी भी नजर नहीं आती थी। जब बिलावल ने कोविड के इशू पे कहा कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और हमें मिलके चलना है, ये मिलके काम करते हैं, कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया। जब मियां शहबाज शरीफ ने मुबशिर साहब, कहा कि लाहौर जी, जलसे के बाद ऑपोजिशन मजीद एग्रेसिव होगी? गवर्नमेंट पिछले दिनों ऐसा लग रहा था बैकफुट पर आ गई है, गवर्नमेंट मजीद गवर्नमेंट को दबा सकेगी? ऑपोजिशन जिस तरह मुख्तलिफ तजियाकारों की, आपकी राय मोहतरम बिल्कुल, लेकिन मुख्तलिफ तजियाकारों की ये राय आ रही है कि जितनी तवक्को थी पीएमएलएन से, पीएमएलएन लाहौर का गढ़ है, आप हमसे बेहतर जानते हैं, तो उस हवाले उस हिसाब से जो तादाद है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। तो अब क्या गवर्नमेंट फ्रंट फुट पर आएगी इस मामले को लेकर, या गवर्नमेंट उसी तरह बैकफुट पर रहेगी, दबाव का शिकार रहेगी? मेरा मेरा जी, मेरा ख्याल है कि एक होता है प्लान ए, प्लान बी। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि ये एक अच्छा शो है, और मतलब एक अच्छा शो जिस तरह माजी में शो हुए वैसा ही ये एक अच्छा शो है। और माजी वाले शोज की वजह से गवर्नमेंट जो है वो बैकफुट पे गई। आज देखना ये है कि इन्होंने कोई अनाउंसमेंट अगर कर दी लॉन्ग मार्च की डेट की, तो गवर्नमेंट जो है वो अंडर प्रेशर रहेगी जब तक वो डेट नहीं आ जाती। लॉन्ग मार्च की कामयाबी या नाकामी वो बाद की बात है, लेकिन अगर आज ये कोई डेट दे देते हैं, जो कि दे देनी चाहिए उन्हें अगर वो अपना मोमेंटम बरकरार रखना चाहते हैं, तो यकीनी तौर पे जब तक वो लॉन्ग मार्च नहीं होगा तब तक ये गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर ही खिलाएंगे। और अगर आज डेट नहीं देते, मैं इनसे कम अज कम ये तवक्को नहीं करता, क्योंकि सारी बड़ी माशाल्लाह तजर्बाकार सियासतदान बैठे हुए हैं पीडीएम में। अगर डेट ना दी तो इनका मोमेंटम टूट जाएगा, फिर गवर्नमेंट जो है वो फ्रंट फुट पे खेल सकती गुल है। असगर साहब, शो बहुत अच्छा है, मुबशिर बुखारी साहब कह रहे हैं ऑन ग्राउंड उन्होंने रिपोर्ट भी करना है, वो देख के भी आए हैं, हुकूमत प्रेशर में है और हुकूमत पर जो प्रेशर बंधा था वो अब तक कायम है। देखिए जी, इस पे मीनारे पाकिस्तान पे या ग्रेटर इकबाल पार्क पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली जमात ने 2011 में जलसा किया, 2013 में किया, 18 में किया। उसके सामने तो ये जलसा अशरे अशीर भी नहीं है। जहाँ 11 जमातें हों,
जहाँ पे लाहौर की आप गली से 100 बंदा निकालें तो ये फिल हो जाता है। 30% टोटल ग्राउंड के ऊपर इन्होंने वो फेंस लगाया हुआ था जिसके अंदर जलसा हो रहा था। ये खुद शहबाज शरीफ ने कैलकुलेशन करवाई थी जब ये सफेदा प्लाट था, जब ये पार्क बन रहा था, तो अगर 1 फुट पे कुर्सी लगाएं तो टोटल 60,000 बंदा आता था। उसमें से 30% के ऊपर तो इन्होंने वो टोटल फेंस लगा के जलसा किया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि टोटल फेलियर है। इससे ज्यादा कि गवर्नमेंट किस चीज के प्रेशर में आएगी? गवर्नमेंट तो कभी जलसों से नहीं जाती, जलसे तो हमसे बड़े कौन कर सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक लेकिन जलसा प्रेशर तो आया ना, जो मुज़ाकरात की बात की, डायलॉग की बात देखिए की, मुज़ाकरात की और बात हो रही है। जो कोविड-19 की जलसों सिचुएशन का है, प्रेशर था ना, जो रवैया हुकूमत का बदला। देखें रवैया कहाँ से बदला। हम ये कह रहे हैं कि खुदारा कोविड-19 को सीरियस लें। जो सेकंड वेव है दुनिया में तबाही मचा रही है। आपको पता है लाहौर के इस टाइम 51% जो बेड हैं वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं। आपके इस टाइम 432 मरीज सिर्फ लाहौर सिटी के अंदर जो है वो इंटेंसिव केयर यूनिट के ऊपर पड़े हुए हैं। और तो कहते हैं ना कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। आप यहाँ से देखें कि जो सियासतदान कर रहे हैं, क्या ये मरियम का लोगों के ना निकलने की मैं आपको वजह बता रहा हूँ। आपके प्रोग्राम में डिस्कशन हो रही है, लोग निकलते हैं किसी काज के ऊपर। यहाँ पे काज क्या चल रही है? लोग तो निकले, मुबश्शिर बुखारी साहब कह रहे हैं कि लोग आए हैं, वो देख कर आए। वो मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद पॉलिटिक्स को बड़ा करीब से जानता हूँ। वो हमारे कुछ दोस्त मछली का शिकार करने जाते हैं तो मछली साथ लेके जाते हैं। ये वाली सिचुएशन है कि हर एक गली मोहल्ले में जहाँ पे एमएनए एमपी की सीटें होती हैं वहाँ 200-300 बंदे को उन्होंने नौकरियां दी होती हैं। राना सनाउल्लाह जैसे लोग, मोहसिन शाहनवाज जैसे लोग, ये करीब करीब सारे लोगों के हल्के हैं। फैसलाबाद में यहाँ ये 200, 400 लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ियों में भर के वहां से लाए हुए हैं। लाहौर तो निकले ही नहीं है। ये लोग आए हैं कोई 500, आप देखें एक पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं। 360 सीटें हैं। अगर आप 100 बंदा भी कैलकुलेट करें तो ये 36,000 बंदे बनते हैं। चले आ गए, प्रेशर तो बिल्ड कर दिया ना अपोजिशन ने, लोग कहीं से भी आए जी। लाहौर से कोई बंदा नहीं निकला। ये लोग साथ लेके, और वो कौन है? ये माफिया हैं। गुल असगर खान साहब, ये भी तो अपोजिशन का की एक जीत ही है कि कितनी दूर दूर से लोग आए हैं लाहौर जलसे अटेंड करने के लिए हुकूमत के खिलाफ। 100 रुपया दे के, 1000 रुपए लेके लोग आ रहे हैं। असल कुछ चीज सबूत है ये 100 रुपए, 1000 रुपए देने का? मकामी लोग निकले हैं या नहीं? देखिए मरियम को उन्होंने गुल असगर खान साहब, ये 100 1000 रुपए देने का कोई सबूत है या ये सब आज के जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ जलसे में जो फेलियर है वो मरियम को उन्होंने एज ए लीडर रिजेक्ट कर दिया। लाहौर ने, अलियान जिंदा दिलाने लाहौर ने मरियम को रिजेक्ट कर दिया। और क्यों रिजेक्ट किया? पिछले 10 दिन से जो मुख्तलिफ इलाकों में, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मरियम नवाज साहिबा रैलियां निकाल रही थी, उनमें भी तो आवाम की एक बड़ी तादाद नजर आ रही थी, जो लोगों ने देखा था। वही जाती उम्रा के 1000-2000 बंदा साथ, वो मुलाजिम लेके जो है वो साथ फिर रही थी। वो जहाँ पे भी जाती थी वही मुलाजिम थे। वहाँ के मुकामी लोग तो नहीं निकले। आज भी मुकामी बंदा लाहौर से कोई निकला हो तो जितने भी लाहौर से हमारे दोस्त बैठे हुए हैं सारों ने कहा है कि ये बाहर से 200, 400 बंदे जैसे किसी को टिकट का लालच लेके लाते हैं ये लोग सियासतदानों को। मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं मुख्तसर आपका वन लाइनर आंसर लेना चाहूंगा। हुकूमत परेशान नहीं हुई लाहौर जलसे से? किस चीज पे परेशानी? हमारी हुकूमत माशाल्लाह भी हम डिलीवर कर रहे हैं। अब इकोनॉमी आपकी बेहतर हो रही है। परेशानी थी मुल्तान जलसे के बाद जो आज कोई रुकावट नहीं खड़ी की? नहीं, हमने कोई रुकावट खड़ी नहीं की। और उसकी वजह यह है कि देखें इंडिया के चैनल पिछले 1.5 हफ्ते से चला रहे हैं कि खाना जंगी होने जा रही है। इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। हम ही है जो गवर्नमेंट ने एक सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया और उनको ओपन बिल्कुल कर आपका दिया। पॉइंट है। मुझे ब्रेक पर जाना, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अपोजिशन के इन जलसों का ज्यादा फायदा किसको हुआ, मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और क्या आने वाले दिनों में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। वेलकम बैक। कमर चीमा साहब, क्या समझते हैं आप, मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये अपोजिशन की जो मूवमेंट रही, इसका पहला राउंड रहा, दूसरा राउंड हुआ, फिर इसमें फायदा किस जमात ने ज्यादा उठाया? देखिए, मैं समझता हूं कि सारी जमातें थोड़ा थोड़ा फायदा उठा रही हैं, किसी एक को बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि मरियम नवाज को फायदा ये हो रहा है कि वो एक्सेप्टेबल अब हैं अपनी पार्टी के अंदर, और वर्कर्स में उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। उन्होंने एक यंग जनरेशन को प्रमोट किया है, सोशल मीडिया के लोगों को प्रमोट किया है, और यूथ को आगे लेके आ रही हैं। वो समझ रही हैं कि इन लोगों से मुझे फायदा हो सकता है, मैं इनको जो जो मरियम नवाज का बयानिया है और उसको अवाम तक पहुंचाना है, वो समझती हैं कि मैं शायद सोशल मीडिया और यूथ के जरिए कर सकती हूँ। तो एक तो वो अपना फायदा उठा रही हैं, नवाज शरीफ के बाहर होने का फायदा उठा रही हैं कि उनको वो स्पेस मिली
शहबाज शरीफ के जेल में होने का फायदा उठा रही हैं, हमजा शहबाज के जेल में होने का फायदा उठा रही हैं कि उनको वो स्पेस मिली और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर लीडरशिप को डायरेक्ट मरियम से बात करनी पड़ी। एक बात। दूसरी, बिलावल को ये फायदा हुआ है कि बिलावल शायद वो इंडिविजुअली पंजाब में एंटर नहीं हो सकते थे, लेकिन बिलावल पंजाब में एंटर हो गए। आपको पता है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की उस तरह काम नहीं कर रही काफी देर से बीबी की शहादत के बाद। सो पीपल्स पार्टी को पंजाब में आने का मौका मिला और वैसे भी अपने लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मौलाना फजलुर रहमान को बहुत फायदा हुआ, जो कि बिल्कुल सीन से आउट थे, ना केपी में हुकूमत, ना मरकज में, ना बलोचिस्तान में कुछ मिला। चले ये इस पर आपका जवाब आया। एक और मामले पे आपका आंसर लेना चाहूंगा, वो ये कि मुज़ाकरात की हुकूमत की दावत पर अपोजिशन को गौर करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अभी तो देखिए जितना मोमेंटम बिल्ड हो गया और अभी तारीख भी दे दी है उन्होंने कि जनवरी के आखिर में और फरवरी के शुरू में हम लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद का। मौलाना फजलुर रहमान ने दी है अभी तारीख, डेट एग्जैक्ट तो नहीं दी लेकिन महीनों के ये टाइम बताए हैं। सो मेरा ख्याल है कि अब वो मुज़ाकरात तो नहीं करेंगे। मुज़ाकरात जो होने हैं वो होंगे इस्तीफों के ऊपर, और इस्तीफों की वजह से कोई बहरान ना पैदा हो जाए, इस बात पे मुज़ाकरात होंगे। लॉन्ग मार्च करना ही है, उन्होंने अगर वो ना किया तो उनकी साख खराब होगी और ये अपना पावर शो भी करना चाहते हैं। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि पीटीआई को तो चीमा साहब अगर लॉन्ग मार्च ही नाकाम हो गया तो फिर क्या बनेगा? फिर पीडीएम की पूरी मूवमेंट का बनेगा क्या? देखिए वो तो आखिरी पत्ता होगा जो वो खेल जाएंगे यकीनन। मैं बताऊं, ऐसे इस तरह की बात नहीं है। मैं अभी गुजरांवाला से आ रहा हूं, मैं वहां से बहुत सारे बिजनेसमैन, हसनैन नसीर, इर्तजा मुनीर, बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सबसे मिल के हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जो ऑपोजिशन कर रही है ये भी गलत कर रही है, और क्योंकि इसकी वजह से बिजनेस एक्टिविटीज नहीं हो रही, और जो गवर्नमेंट कर रही है उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं दे रही कारोबार के लिए, उनके लिए भी मसले हैं। कारोबारी आजाद से मुलाकात करनी है लॉन्ग मार्च से पहले। मियां इफ्तिखार हुसैन साहब ये भी क्लियर कर चुके हैं, ये भी बातें हो जाएंगी। मुबश्शिर साहब, आप क्या समझते हैं, मुज़ाकरात की दावत पर अपोजिशन को गौर करना चाहिए या फिर अपोजिशन बंद गली की तरफ जा रही है, या हुकूमत बंद गली की तरफ चली जाएगी अगर मुज़ाकरात नहीं होते? क्या होने जा रहा है? जी देखिए, जहां तक मेरी राय पूछते हैं तो मैं तो नेशनल डायलॉग का बहुत बड़ा हामी हूँ, और मैं चाहूंगा कि अपोजिशन जो है हुकूमत के साथ बैठे, ना सिर्फ अपोजिशन हुकूमत के डायलॉग हों बल्कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के, वो नेशनल डायलॉग करें, और ये स्ट्रेटिफाइड किस्म के डायलॉग हों जिसमें मजदूर किसान से लेके ऊपर तक सब लोग शरीक हों, और अपना कोई नेशनल डिस्कोर्स जो है वो हमें डेवलप करना चाहिए। मैं तो उसका बहुत ज्यादा हामी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्टेज के ऊपर अपोजिशन जो है ये दावत कबूल करेगी, क्योंकि मरियम नवाज की तकरीर में उन्होंने जिक्र किया आज की तकरीर में कि हमें पार्लियामेंट के अंदर डायलॉग की दावत दी गई है, लेकिन उस हवाले से भी उन्होंने एक इंतहाई तुर्श किस्म की बात कही जो शायद यहाँ पे दोहराना मुनासिब ना हो। तो उससे यही लगता है कि वो अभी डायलॉग के मूड में नहीं है। दूसरी बात अभी आप कर रहे थे कि अगर लॉन्ग मार्च नाकाम हो जाता है तो फिर अपोजिशन क्या करेगी, तो लॉन्ग मार्च के बाद वो इस्तीफों का ऑप्शन उन्होंने इसीलिए रखा है, और यकीनन वो एक बहुत बड़ा ऑप्शन है जिसका जवाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया कि मैं इलेक्शन करवा दूंगा। तो अगर इलेक्शन करवा देंगे तो उसके आगे का सिनेरियो क्या होगा? उसके आगे सिनेरियो में मुझे तो पीडीएम बाई इलेक्शन लड़ते नजर नहीं आ रही, और ऐसी सूरत हाल में अगर वो इलेक्शन करवा देते हैं, पीटीआई के वराकीन ये सारी सीटें जीत जाते हैं और हर जगह पे हुकूमत बना लेते हैं, इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए भी इस स्टेज पे नेशनल डायलॉग की जरूरत है कि उस स्टेज तक जाने, इस्तीफों तक जाने से पहले पहले कहीं ना कहीं कोई नेगोशिएशंस का, कोई गुफ्तगू का, कोई मुज़ाकरात का रास्ता खुल जाना चाहिए। जी, आप क्या समझते हैं गुल अजहर खान साहब, ये मुज़ाकरात हुकूमत को कितना फायदा देंगे अगर हो जाते हैं तो? देखिए, मुज़ाकरात के लिए, नेशनल डायलॉग के लिए और नेशनल इश्यूज़ के लिए गवर्नमेंट के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। मसला यहाँ पे नवाज शरीफ और इसके साथ जो 11 जमातें हैं, नवाज शरीफ का आप अगर वतीरा देखें शुरू दिन से ही हमेशा ये रहा। आपको याद होगी तहरीक निजात, जब पीपल्स पार्टी पहली दफ़ा आई तो इसी तरीके से गवर्नमेंट गिराई गई, फिर पीपल्स पार्टी ने गिराई। अगर इस तरह हुकूमतें गिरना शुरू हो जाएं तो आप क्या समझते हैं कि ये मुल्क इस तरह चल सकते हैं कि आप कोई भी लाख बंदा आके यहाँ पे कर ले और टेक ओवर कर ले? तो देखें, 2014 में एक कास्ट थी, हम लोगों ने एक इलेक्शन लड़ा चेंज के ऊपर, हमारी गवर्नमेंट पहली दफा आई है
और हम लोगों ने जहाँ पे साबित कर रहे हैं और हमने किया है। आपके देखिए फैसलाबाद की इंडस्ट्री चल पड़ी हुई है, आपके कंस्ट्रक्शन में बूम आ रहा है। हमें तो ये 70 साल का जो है वो लेकिन इनका आम धरे आदमी को को साफ करना रिलीफ पड़ अब रहा तक नहीं मिला। गुलजार खान साहब, टॉपिक चेंज हो जाएगा। आम आदमी को रिलीफ अब तक नहीं मिल सका। इन्फ्लेशन कहाँ पहुंची है और जो जो ग्रोथ रेट है वो कुछ और बता रही है। आप लोग जो इंडिकेटर्स बताते हैं वो दुरुस्त हैं, आम आदमी को अब तक रिलीफ नहीं मिल सका। देखिए वो एक वाली बात है, अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें इनके लिए अगर ये लॉन्ग मार्च की बात करें तो मोस्ट वेलकम। आप लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्तीफे देते हैं आप, मोस्ट वेलकम। आप कल की बजाय आज इस्तीफे दें, गवर्नमेंट इसको इलेक्शन अनाउंस कर देगी। इस तरीके से गवर्नमेंट प्रेशर में आने वाली नहीं है। अगर आपने पब्लिक का कोई इश्यू डिस्कस करना है, ये अब मरियम की क्रेडिबिलिटी मैं पहले ही बता चुका हूँ। वो आपको फॉन्ट याद होगा, कैलबरी फॉन्ट याद होगा, मेरी तो पाकिस्तान में क्या कहीं जायदाद नहीं है, बिलावल भुट्टो ने आज तक कोई टके का काम नहीं किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब आप MI6 और से मीटिंग्स करते फिर रहे हैं, पिछले दिनों चैलेंज किया है अली अमीन गंडापुर साहब ने। तो ये इनकी क्रेडिबिलिटीज हैं। अब 70 साल में किया कुछ नहीं है। आज लाहौरी किस चीज के ऊपर बाहर निकलते हैं, इन्होंने क्या रिलीफ दिया? कोई एक बताएं कि यार मुल्क को कर्जों में, हमारी गवर्नमेंट तो नहीं आई, हमें तो अभी आए हुए 2-2.5 साल हुए हैं, उसमें देखें एक बेस बनती है। कब तक आप लोग नए रहेंगे गुलजार खान साहब? अब 2-2.5 साल आप खुद कह रहे हैं, आधा टेन्योर हो गया, अब नए तो नहीं है ना। अब ये तो नहीं कह सकते कि अब नई हुकूमत आई है 4 महीने। लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं, आप एक बिल्डिंग भी बनाते हैं तो आपको एक बेस बनाते हुए, ग्राउंड से बाहर निकलते हुए कुछ टाइम लगता है। वो जो बेस बन रही होती है वो नजर नहीं आ रही होती, लेकिन बिल्डिंग उसके ऊपर खड़ी होती है। मैं आपको थोड़ी सी 2 मिसालें दूंगा आपको। आपका ये कराची का और लाहौर का कंस्ट्रक्शन सेक्टर, आप किसी को उठा के पूछ लें, इनके 70 साल के मसाइल थे, इन्होंने सारे का सारा इंटायर कंस्ट्रक्शन को पैकेज दिया। आपके टेक्सटाइल के बहुत बड़े इश्यूज थे, उनको पैकेज दिया। आपके ये ज्वेलरी वाले, ये गोल्ड वाले, इनके बहुत सारे मसाइल थे। अभी कल की बात है, टेक्नोलॉजी जोन की अथॉरिटी बनी है, यानी कि पहली दफा पाकिस्तान में आपके वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेंगे जिसमें आप टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकेंगे, और उसमें 10-10 साल की एग्जेम्पशन दी गई है। तो ये वो चीजें हैं जिसके इसीलिए तो इनको मौत पड़ी हुई है कि ये कहते हैं अगर मार्च अप्रैल मई तक गवर्नमेंट को हम नहीं कुछ कर सकते तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एजेंसीज भी कुछ और बता रही है कि 4 साल तक हमारी मईशत भी ठीक नहीं हो। चीमा साहब मुस्कुरा रहे हैं, मुझे ब्रेक पर जाना है। चीमा साहब मैं आपका पॉइंट लेना चाहूंगा। अब यकीनन गुलजार खान साहब की बहुत सारी बातों का जवाब देना चाह रहे हैं। जी चीमा साहब। जी जी सर आप बहुत सारी बातों का गुलजार खान साहब की जवाब देना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं लाहौर के लोग नहीं निकले, उसकी बड़ी वजह ये रही कि हमने अच्छे इनिशिएटिव ले लिए हैं, लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो गया, कारोबारी हजरात को रिलीफ मिलना शुरू हो गया, मईशत बेहतर होना शुरू हो गई है। सर आप आए तो सही गुजरांवाला, वहां पे एक एक जो छोटे से छोटा ताजर है ना, वो भी रो रहा है। बात इस चीज को छोड़े, मामलात और हैं। ये इस चीज से गवर्नमेंट को खुश नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट के खिलाफ इस वक्त फजा बहुत खराब है मुल्क के अंदर। लेकिन PDM को छोड़े, उनके अपने काम करने का भी टाइम है। अगर वो करेंगे तो बचेंगे, वरना मामलात इतने को अच्छे नहीं है। ठीक है, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं। कितनी अहम होगी ये मुलाकात? ऐसे कौन से मामलात हैं जो मरियम नवाज साहिबा से डिस्कस नहीं हो सकते? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुबशिर साहब, आप क्या समझते हैं, कल अहम मुलाकात है बिलावल साहब की और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान, कोई खास वजह आपके पास कुछ इत्तलात है इस मुलाकात को लेकर? कोई ऐसे मामलात हैं जो बिलावल साहब मरियम नवाज साहिबा से डिस्कस नहीं करना चाहते, उनके लिए उन्होंने खास तौर पर इजाजत ली और शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं बिलावल? 2-3 चीजें हैं जिन पे हमें गौर करना चाहिए। एक तो ये जो मुलाकात है ये मशरूत है गवर्नमेंट की इजाजत से। अगर हुकूमत उन्हें इजाजत दे देती है तब वो मुलाकात मिल गई, करने इजाजत मिल जाएंगे। गई, कल मुलाकात है मुबशिर साहब? जी जी, मुझे पता है, लेकिन अभी आपके प्रोग्राम से पहले जब काउंटर चेक किया था तो उसकी तरफ से अभी कंफर्मेशन नहीं आई थी ठीक कि है, मुलाकात की इजाजत मिली है कि नहीं। हो ठीक सकता है आपकी इत्तला दुरुस्त हो। जी। दूसरी बात ये कि चूंकि आपको याद होगा कि उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ है शहबाज शरीफ साहब की, तो बज़ाहिर एक सीधी सादी जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं इस मुलाकात की वो तो है कि उनसे और हमजा शहबाज से ताज़ियत करना, जिसके लिए वो जाना चाहते हैं। और तीसरी बात जो जहां तक ये जो आ रही है इम्प्रेशन कि वो बात जो मरियम से नहीं कर सकते वो शहबाज शरीफ साहब से करेंगे, तो अगर वो करेंगे भी तो बात कोई सूदमंद नहीं होगी। क्योंकि एक बात तो अभी ये तय हो चुकी है कि जो बयानिया मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज का है
शहबाज शरीफ साहब का अपना स्टेटमेंट भी आ गया था कि अगर जे मैं कहीं ना कहीं उस बयानिए से डिसएग्री करता हूं, लेकिन मैं उसको फॉलो करने का पाबंद हूं। तो उन्होंने ये कह के ये बताया कि ओके, मैं उनके साथ खड़ा हूं, मैं डिच नहीं कर सकता अपने भाई को या अपनी भतीजी को। जिसका मतलब ये हो कि अगर कोई ऐसा पैगाम या कोई ऐसा डिस्कशन बिलावल करना चाहते हैं कि मियां शहबाज शरीफ को कहें कि मियां नवाज साहब या मरियम अपना पोस्टर जो है उसे थोड़ा सा सॉफन कर लें, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई कामयाबी नहीं हो पाएगी। और मेरा जाती ख्याल ये है कि आज की तकरीरें चूंकि हमारे मीडिया ने तो उस तरीके से नहीं दिखाई, लेकिन मैंने चूंकि वो सुनी है, उससे यही अंदाजा होता है कि वो बयानिया जिसको रुक जाना चाहिए था, उसको गियर अप कर रही है पीडीएम। और बिलावल भी उसी बैंड वैगन में शामिल है, क्योंकि एक आध सेंटेंस की डेप्थ में अगर जाएं तो अगरचे वो उस एग्रेसिव तरीके से उस नैरेटिव को प्रीच नहीं कर रहे, तो कम से कम एग्रेसिवली सपोर्ट जरूर कर रहे हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात एक रस्मी मुलाकात है, जिसमें उनकी वालिदा से ताज़ियत का चीमा इज़हार साहब, आप भी करेंगे। यही समझते हैं दूसरी रस्मी आपने मुलाकात है, या दूसरा मुलाकात में कुछ दूसरा खास बातें भी होने जा रही हैं? क्योंकि अपोजिशन के जो जलसों की बात हो रही थी वो तो खत्म हो गई, अब अगला स्टेप होगा धरने का। देखिए, ये बेसिकली जाहिर बात है, एक तो वो अफसोस करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो जाहिर बात है कि वो पल्स भी लेंगे शहबाज शरीफ साहब की। भले मरियम नवाज और नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो सख्त है और वही बयानिया प्रीवेल कर रहा है, लेकिन वो पल्स तो लेंगे कि शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं। और आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब जब दोबारा जेल गए हैं पेरोल खत्म होने के बाद, तो वो आखिरी दिन ये बात करके गए थे कि हमें नेशनल डायलॉग की तरफ और इन चीजों की तरफ हो जाना सकता है चाहिए। अपनी और राय भी शहबाज शरीफ साहब को बताएं कि वो भी अब क्या चाह रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। शहबाज शरीफ साहब, सॉरी मैं समझा नहीं सवाल आपका। बिलावल हो सकता है शहबाज शरीफ साहब से ये भी डिस्कस करेंगे वो अब क्या चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये सवाल तो वो नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन वो पल्स लेंगे शायद, क्योंकि वो इसका मतलब है कि वो दोनों को लहदा ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादा देखें, बिलावल की ज्यादा मुलाकातें मरियम के साथ हैं जब से पीडीएम बनी है। तो शहबाज शरीफ तो टेक्निकली सारे प्रोसेस में आउट हैं, तो जो और वो आना भी नहीं चाहते और वो शायद तासुर भी नहीं देना चाहते। सो मुझे लगता है आइंदा वो एक पल्स लेना चाह रहे हैं कि पार्टी के अंदर, या क्योंकि उनको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ कहीं पीएमएलएन को इंगेज ना कर रही हो, तो ये ना हो हम पीछे रह जाएं और पीडीएम के साथ हम आगे चले जाएं। गो के पीपल्स पार्टी बड़ी केयरफुल रहती है, सो दे वांट टू लुक कि शहबाज शरीफ किस विकेट पे खेल रहे हैं, उनका विकेट पे खेलना और उनका विजन लेना भी वो समझते हैं जरूरी है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ प्लान टू ऑफर कंडोलेंसेज एंड देन टू गो टू अंडरस्टैंड द पल्स। ठीक। गुल असगर खान साहब, हुकूमत को घर जाना होगा, अपोजिशन की तमाम जमातों की ये राय मुत्तफ़िका है, लॉन्ग मार्च का फैसला हो गया, इस्लामाबाद आ रही है अपोजिशन। अब तक के जलसों को देखें, अपोजिशन की तमाम मूवमेंट को देखें, हुकूमत की प्लानिंग क्या है अपोजिशन से निपटने की या बात करने की? देखें, खान साहब ने बड़ा वाजे कहा हुआ है कि ये आए, मैं खाना भी इनको खुद दूंगा, यहाँ पे डी चौक में धरना दें, 126 दिन का धरना ये फिर। हाँ, लेकिन जब ये लोग आते हैं तो फिर आप लोग रुकावटें भी खड़ी कर देते हैं, फिर शेलिंग भी होती है। रुकावटें सिर्फ कोविड की वजह से ये हो रहा है। अब देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये कोई पाकिस्तान का मसला नहीं, पूरी दुनिया में देखें आज सिर्फ 3,356 केस सिर्फ पाकिस्तान में नए केसेस रिपोर्ट हुए। तो इनको ये समझना चाहिए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कोविड के यहाँ पे SOPs भी अमल कर लें, या कुछ ठहर जाए। अगर ये शौक पूरा करना है धरनों का और इस चीज का, तो बाद में कर लीजिएगा। अभी आम आदमी की जिंदगी का मसला बना हुआ है, ये लाइफ थ्रेट है, जिसके घर का बंदा बेचारा फौत हो रहा है। और अभी मैं आपकी डिस्कशन सुन रहा था, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, दुनिया 200 साल पहले इस खानदानी सियासत से बाहर निकल चुकी है। हम अभी तक उसी खानदानी सियासत में, आपको द बिगेस्ट रीजन ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो ये आप पीटीआई अब तक वो बहुत ज्यादा अलग नहीं है इससे सर, वो सिर्फ एक वजह है कि वहां पे खानदानी सियासत है। गुल असगर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कोई बहुत अलग नहीं है इस रिवायती सियासत से पाकिस्तान में। सर किधर है इमरान खान साहब? चेयरमैन है, उनकी तो फैमिली का कोई इमरान बंदा खान नहीं साहब के है। अलावा उनके तो अपने कजन जो मियां वाली में नामुल्ला नियाजी, इवन बहनोई, वो सारे उनसे नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खानदान को प्रमोट नहीं किया। यही चीज है, यही चीज चेंज लाएगी। सिर्फ पब्लिक को हम अब जो हम अकाउंटेबल हैं, हमने तो कभी नहीं कहा हमने अकाउंटेबल नहीं, हमने ये नहीं कहा कि 2.5 साल गुजर गए तो रिजल्ट आएगा। और हमें 100% यकीन है कि ये चेंज अकाउंटेबिलिटी होती है, आवाम को नजर नहीं आ रही, जिम्मेदारान के नाम सामने आ जाते हैं, उन्हें सजा नहीं मिलती, आवाम उन्हें कटहरे में देखना चाहती है, ताकि अपोजिशन का मुंह बंद हो। किसी तरह कटहरे में तो लाएं जिन लोगों के रिपोर्ट्स में नाम सामने आ रहे।
शॉर्ट टर्म गोल करके सब्सिडाइज्ड रेट दे देते चीजों के, पब्लिक को खुश कर देते। हम लॉन्ग टर्म कर रहे हैं। हमारी पहली दफा पिछले 50-60 सालों में डैम बनना शुरू हुए हैं, पैसा वहां के ऊपर भी लगना शुरू हुआ है। जिम्मेदारान कटहरे में तो लाए ना गुल साहब, वो कब आएंगे? रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे जी। अभी रिजल्ट आना। और इनको कटहरे की बात करें, देखिए ये तो अकाउंटेबल इनको नहीं, आपके अपने अंदर से जो लोग पिछले 2.5 सालों में निकले, जो बहुत सारे मामलात में जिम्मेदार करार पाए, जो मिसाल के तौर पर चीनी के रेट बढ़े, गंदम के रेट बढ़े, महंगाई के तो लोग जिम्मेदार हैं, वो कब आएंगे कटहरे में? सर, इमरान खान साहब के सामने जब भी कोई चीज रिपोर्ट हुई है उसके ऊपर एक्शन हुआ है। मुझे याद है 18 में हमारी पार्टी की हुकूमत थी, केपीके में 20 MPs एक दिन में खान साहब ने फारिग किए कि उन्होंने सेनेट में उसमें पैसे ले लिए थे। जहां तक खान साहब को रिपोर्ट होता है वो कभी भी इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। करप्शन वाले में अभी भी उन्होंने स्टेटमेंट दी, मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, लेकिन NRO मैं उनको नहीं दूंगा, क्योंकि हम आई इसी चीज के ऊपर है जो 70 साल इस मुल्क का हाल हुआ है। देखें, करप्शन का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है जो हम सारे मिलकर करते हैं? सबसे पहले आप करप्शन के लिए इदारे तबाह करते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। खता कलामी की माज़रत चाहूंगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अब्दुल अज़ीज़ खान साहब, मुबश्शिर बुखारी साहब, कमर चीमा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अपोजिशन अगर थोड़ा बहुत भी कहीं भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो हुकूमत को चाहिए एक कदम आगे बढ़ाए, अपोजिशन से बात करे। जो डेडलॉक एक नजर आ रहा है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, इस डेडलॉक को खत्म करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।